सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत ने ऑपोजिशन की एपीसी को सीरियस नहीं लिया, लेकिन एपीसी के बाद से मुल्क की सियासत में तेजी आ गई है। गर्मा गर्म बयानबाजियों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा और ऑपोजिशन रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद शेख रशीद के बयान से उसमें मजीद शिद्दत आई और आज शेख रशीद ने मौलाना की आर्मी चीफ से वन ऑन वन मुलाकात का भी दावा कर दिया। क्या कहा, सुनिए। आज मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो उनके दावे को झूठ करार दे दिया। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है, न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दो इस बात को। एपीसी के बाद नैब की कार्रवाइयों में भी तेजी देखने में आई है। नैब केपी ने मौलाना फजलुर रहमान को आमदन से जायद असासों की तफसीलात के साथ 1 अक्टूबर को तलब कर रखा है, जबकि आज उनके करीबी साथी साबिक डीएफओ मूसा खान को नैब पेशावर ने गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। उनके खिलाफ भी आमदन से जायद असासजात में इंक्वायरी जारी है। ये सब अपनी जगह, लेकिन आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी एहतसाब ब्यूरो के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामलात तय पा गए हैं। मुजव्विज़ा बिल के मुताबिक नैब सियासतदान सरकारी अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात नहीं बना सकेगा। नैब सियासतदानों सरकारी अफसरान से महसूलात के मामलात की तहकीकात भी नहीं कर सकेगा। किसी हुकूमती मनसूबे या स्कीम में ज़ाब्ता कार की खामियों पर सियासतदान या सरकारी अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल के तहत सियासतदान और सरकारी अफसर के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से मालियाती फ़ायदा हासिल करने पर ही कार्रवाई हो सकेगी। आखिर ये मामलात हैं क्या? हुकूमत और अपोजिशन खिलाफ भी दिखाई देते हैं और साथ भी नज़र आते हैं। एपीसी में जो कुछ हुआ उसके बाद जो तेज़ी रही, उसी से मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी एपीसी के बाद ये गुज़िश्ता 2 रोज़ बड़े हंगामा खेज रहे, बयानात आए, मुलाकातें हुई, तरदीदें हुई, तस्दीक हुई। ये तेज़ी इतनी ज़्यादा पैदा हो गई, एपीसी ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, हुकूमत कुछ आपको प्रेशर में दिखाई दे रही है? देखिए जी, ज़्यादा हुकूमती वज़रा का ताल्लुक है उन लोगों के पास मैं बारहा मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि अगर उन लोगों ने कोई काम किया होता या कोई परफॉर्मेंस दिखाई होती या आवाम से किया गया कोई वादा पूरा किया होता तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करते, तो वो अपनी कारकर्दगी बयान करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कारकर्दगी के हवाले से तो उनकी जो बास्केट है वो बिल्कुल खाली है और उसके नतीजे में आप फिर जब उनको बात करनी पड़ती है तो वो सिर्फ अपोजिशन की तनकीद और बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की ज़ाती हमले, दूसरी पार्टियों पर ज़ाती हमले और एहतसाब का एक झूठा नारा, जिसमें तो सारे अपने पास बिठाए हुए, अपनी काबीना में सारे बिठाए हुए तमाम सियासी पार्टियों के जो सर्टिफाइड लोटे और करप्ट लोग थे उन्हें पाकिस्तान तरीके से करके अपनी सफा में दाखिल किया हुआ है। तो ये नाम नहाद एहतसाब के नारे चल रहे हैं, नाम नहाद जनाब करप्शन से बचाव के नारे चल रहे हैं। इसके ऊपर पूरी हुकूमत चल रही है, 2 साल से जायद हो गए। कोई एक ऐसा अमल जिससे अवाम को कोई फायदा हुआ हो, जिससे अवाम में बेहतरी आ रही हो, आपको नजर नहीं आता। उसी सिलसिले की कड़ी है जो इस वक्त भी शेख रशीद साहब और उन जैसे दूसरे जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के रोज एक नया शोशा छोड़ दे। मुझे आप जरा एक बात बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ और जो बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग आपका प्रोग्राम देखने वाले हैं कि किससे मुलाकात होती है, इससे हमारे 90% से जायद पाकिस्तानियों की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। जो आटा खरीद रहा है 1600 रुपए का एक तोड़ा, जो चीनी खरीद रहा है 110 रुपए किलो, वो एक मुलाकात हो रही है किसी की या 10 मुलाकातें हो रही हैं या 20 हो रही है एक दिन में, किससे तो असर पड़ता है। कल आपने दवाइयाँ महंगी कर दी, लाइफ सेविंग ड्रग, कल आपने जनाब पेट्रोल की कीमतें महंगी कर दी, इसके ऊपर कोई मिनिस्टर बात नहीं कर रहा। ऐसे खामोश हैं कि जैसे जानते ही नहीं कि
इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात लेकिन नहीं सकती। तारिक फजल साहब, तो आप public ये issues पर बात ये करें। जितने भी अवामी मसाइल हैं, अपोजिशन पर भी ये तासुर आता है कि ये उन पर जब भी बात करती है जब वो केसेस की पैरवियाँ होने लगती हैं, समातें शुरू हो जाती हैं। मियाँ साहब भी एक तवील अरसे बाहर खामोश है, मरियम साहिबा भी यहाँ खामोश रहीं, क्यों अवामी मसाइल पर बात नहीं कर रहे थे पिछले चंद महीनों से? जनाब मेरा ख्याल ये है कि मैं अगर देखूं हमारे जो स्पोक्स पर्सन पार्टी के आते हैं टीवी प्रोग्रामों पे, एट एन एवरेज में 8 से 10 प्रोग्राम हर हफ्ते में टीवी पे करता हूँ। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसपे हम ये बात न कर रहे हों। किसी के गाने में जून ही नहीं थी, इसलिए कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए कि इन जो अवाम की इश्यूज हैं, अवाम के मसाइल हैं, उनका हल किसी के पास नहीं है। तो तारिक फजल साहब, जो एपीसी में आप सब लोगों ने मिलकर जो इसका हल तजवीज़ किया है, वज़ीर आज़म साहब ने फौरी इस्तीफ़ा मांगा है, अव्वल तो वो देंगे नहीं, दूसरा अगर फ़र्ज़ करें वो दे भी देते हैं इस्तीफ़ा, चले भी जाते हैं या आपकी तहरीक कामयाब भी हो जाती है, तो ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है? मसले सारे हल हो जाएंगे फिर? जनाब पाकिस्तान के मसाइल का हल यकीनन वो चीज़ें देंगी कि जिनके दौर में चीनी 50 रुपये किलो थी और पेट्रोल जो है 60 रुपये लीटर था, और आटे का तोड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिलता था आपको 500 रुपये में, जो आज आपको 1500 रुपये में मिल रहा है। हल निकल आते हैं, लेकिन बात यह कि आपकी नीयत हो। अगर आपकी सुबह का आगाज गालियाँ देने से हो और रात सोने तक आप गालियाँ देते रहें और दूसरों में कीड़े निकालते रहें और यही कुछ करते रहें, फलां फलां से मिल गया, फलां उधर चला गया, फलां उधर चला गया, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? फलां जाए जन्नत में जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन तारिक साहब, ये जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें फिर मुल्की कर्जे तो बढ़ ही रहे थे ना। आपको जो कर्जा मिला 6000 अरब, आप जब छोड़ के गए, सर जितना कर्जा हमारे 4 साल में नहीं लिया गया, 1 साल में ले लिया था इन्होंने। 2 साल में वो कर्जा लिया है जो हमारे दौरे हुकूमत में 5 साल में नहीं लिया गया था। ये कंपैरिजन जो है, ये जो हमारे माहिर मुआशियात बैठते हैं, ये उनके सब्जेक्ट हैं और वो हमारे लोग भी डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में जो मईशत है वो 3 वक्त की रोटी का नाम है। उसके घर में 3 वक्त की रोटी नहीं पकती, वो कहेगा मुझे मईशत से कोई सरोकार नहीं है। तारिक साहब, अभी कुछ देर पहले जब गुरबत फोरम से वज़ीर आज़म ने आज खिताब किया, और इससे पहले भी वो कई बार वो चाइना के उस मॉडल की बात कर चुके हैं, जैसे चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुरबत की लकीर से निकाला और उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर किया, तो वो उसको लॉन्च तो करना चाहते हैं। नियत पर उनकी शक है या उनकी टीम पर आप लोग को एतराज़ है? मसला क्या है? इंटेंशन तो है उनकी। देखिए बात यह है कि 2 बातें होती हैं। आप एक कंपनी से अगर कंपैरिजन करें कि गवर्नमेंट इस तरह है जिस तरह कि आप एक कंपनी को चला रहे हैं, किसी कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं, किसी इदारे को चला रहे हैं, सबसे पहली बात ये होती है, आपने प्राइम मिनिस्टर की नीयत की बात की, तो मैं आपको एक मिसाल दे के वजाहत कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इदारे का जो सरबराह होता है उसमें अकल होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए इदारे को चलाने की। देखिए तो उनमें इतनी सलाहियत तो है कि उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जिसमें वो खुद इलाज भी कराते हैं। मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें खुद इलाज करा सकें। आपने गुफ्तगू बिल्कुल दूसरी तरफ बदल दी है। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलाज भी करवाते रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के जो सिचुएशन थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि इस वक्त यहाँ पे कोई डॉक्टर उसको हाथ रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप उससे एक अस्पताल अगर चलाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी अस्पताल चलाने की जरूर रही होगी, लेकिन मुल्क चलाने की कैपेसिटी नहीं है। और अगर नहीं है तो कम से कम टीम तो अच्छी लें, लोग लें, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और अब एपीसी की जो स्ट्रेटजी है, आगे जो तय हुआ है, जो एलामिया सामने आया, उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। इसी मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद थे। जो भी हुकूमत की कमियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ हैं, जो उनकी अपोजिशन की उस पर राय है, वो हमें बता रहे थे। अब एपीसी हो चुकी है, पिछले 2 दिन में भी बड़ी तेज़ी दिखाई दी है, बड़े गर्मा गर्म बयानात सामने आए। आगे आपको अब दिखाई क्या दे रहा है? हुकूमत मुश्किल में आने वाली है अगले 4 माह में? देखें, हुकूमत अगर तो अच्छे तरीके से चलेगी और अपोजिशन को इस हद तक तंग नहीं करेगी कि सोसाइटी के अंदर उबाल आ जाए या बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाए मामला, फिर तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी तहरीक चलने का ख़तरा नहीं है कि कल को हुकूमत निकल जाए, या कल कोई ऐसा मार्शल लॉ आने का भी चांस नहीं है, कोई और भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हुकूमत को निकाला जा सके, कि कोई नो कॉन्फिडेंस मूव की जा सके। हाँ, हुकूमत अगर ख़ुद आवाम को इस सतह पर ले जाए, महंगाई को ना रोके, इकानमी को ठीक ना करे, जो कि तवक्को की जा रही है कि इस दिसंबर तक हालात वो बेहतर करेगी, अगर वो हालात बेहतर नहीं करते
तो ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लोगों में उबाल पैदा हो जाता है, लोग बॉइलिंग पॉइंट तक चले जाते हैं, और जब बॉइलिंग पॉइंट से मामला आगे बढ़ता है तो फिर हुकूमत को हर तरफ से ख़तरात ही ख़तरात होते हैं। लेकिन सर पिछले साल एक एक्टिविटी मौलाना फजलुर रहमान ने की, मुकम्मल नाकाम साबित हुई। इस बार दोनों बड़ी सियासी जमातें मज़ीद ताकत के साथ उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से माजी में पाकिस्तान में हुकूमतें तो नहीं गिरी, ये धरने, रैलियाँ, जलसे। अपोजिशन ने अभी मैसेज क्या दिया है? सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या जल्दी है हुकूमत को घर भेजने की, या उससे पहले की एक टैक्टिक है? मेरा ख्याल है कि दबाव डालने की कोशिश है, अगर इसको सादा अल्फाज में कहा जाए, और हुकूमत को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत बावजूद इसके कि अपोजिशन बिल्कुल तने मुर्दा की तरह है और उसने कोई 2 साल में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे कि हुकूमत को कोई ख़तरा हो, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो बार बार जेलों में जा रहे हैं, उनके ऊपर नए नए मुकदमात बन रहे हैं। जरदारी साहब के ऊपर भी अभी भी नए मुकदमात बन रहे हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अभी भी नए मुकदमात बन रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने शायद अपोजिशन को ये अंगड़ाई लेने पर मजबूर किया है कि वो कम से कम एक दफ़ा रद्द अमल दें, और शायद देखें कि क्या हुकूमत जो है इस रद्द अमल के नतीजे में पीछे हटती है या उसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखती है। और सब तो मौलाना साहब भी इस रडार में आ गए हैं, उनको खुद भी नैब ने तलब किया, उनके दस्ते रास मूसा खान को भी आज गिरफ्तार किया गया है। तो अब जरदारी साहब और मियाँ बरदरान की तरफ से उनके बाद अब मौलाना साहब का भी नंबर आ रहा है। लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में वो भी जेल में हो सकते हैं? देखें, ये जो हुकूमत की ये हिकमत अमली है ना, ये खुदकुशी की तरफ लेके जा रही है हुकूमत को। मेरे जहन में आता है कि 1970s की जो सियासत थी ना, वो बिल्कुल इसी तरह थी कि जो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता था भुट्टो दौर में, वो सिविलियन दौर ही था, तो वो जेलों में भेज देते थे। उस वक्त नैब तो नहीं होती थी और दूसरे अदारे होते थे। कभी चौधरी ज़हूरुल्लाह जेल जाते थे, कभी मुफ्ती महमूद जाते थे, कभी मौलाना नूरानी जाते थे, कभी कुछ तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये ज़ाती तौर पर अपोजिशन को मुश्तइल कर देती हैं, और बिल आखिर इसका नतीजा ज़ाती लड़ाइयों में निकलता है। अब भी जिस तरह से ये हो रहा है कि जो बंदा बोलता है उसके ख़िलाफ़ नए मुकदमात बना लिए जाते हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। इससे सियासत में ज़ाती तलखियाँ आएंगी और ज़ाती हद तक आगे जाएंगे, और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि जब कभी भी हुकूमत बदलेगी ये लोग फिर सारे मुंतकिम मिजाज हो जाएंगे और लोग बदले लेंगे, जैसे कि पीपल्स पार्टी से कई सालों तक फिर बदले लिए गए। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। लेकिन सुन साहब, सिर्फ अपोजिशन के लोगों पर तो ये मुकदमे नहीं बन रहे ना। वो देखें, शराब लाइसेंस वाले केस में बुलाया गया उस्मान बुज़दार साहब को भी, वो भी पेश हुए। अलीम खान के ख़िलाफ़ एक बार फिर रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। माजी में सिप्तैन खान और कई ऐसे नाम हैं हुकूमत की जमात के जो कि नैब में पेश होते रहें, उन पर भी मुकदमात बनाए जाते रहें। तो कहीं ना कहीं हुकूमत पर भी तो नैब ने नज़र रखी हुई है। दुरुस्त बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा है, उनके जो नैब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नैब की तरीक़ा तफ्तीश पर, उनके मुकदमात बनाने पर, वो भी आप ज़रूर देख लें। मेरा तो ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आए हैं, जो उनके रिमार्क्स आए हैं, उसके बाद नैब की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो तो गैर कानूनी ठहरती हैं। अच्छा, तो अब ज़रा मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक कुछ आपके पास ख़बरें हैं? पार्टी तो उनको जब तक वो सेहतयाब मुकम्मल नहीं हो जाते लाने के लिए तैयार नहीं है। वो ख़ुद क्या चाह रहे हैं, इस वक्त आना चाह रहे हैं? ये जो अगले 4 महीने हैं जो उन्होंने ख़िताब किया, ऐसा लग रहा है कि वो वापस आने की उम्मीद है उनकी, वापस आएंगे और इस तहरीक में कोई हिस्सा डालेंगे आमली तौर पर? मेरा ख्याल है कि वापस तो वो जल्दी नहीं आएंगे, ज़ाहिर है जितनी देर तक उनका इलाज नहीं होगा, लेकिन उनकी तकरीर से ये ज़रूर साबित हुआ है कि वो पाकिस्तानी सियासत से ना रिटायर हुए हैं, ना सियासी सियासत से, पाकिस्तानी सियासत से आउट हुए हैं। ही इज़ वेरी मच हियर एंड वेरी मच इन अपोजिशन। अच्छा, आपने कहा कि जब तक इलाज नहीं होगा जब तक वापस नहीं आएंगे। इलाज हो रहा है उनका, आपके पास इत्तलात हैं इसकी? मेरा ख्याल है कि उनका एक ऑपरेशन होना है बाईपास, उसका इंतज़ार है। पहले तो कोविड की वजह से शायद नहीं हुआ था, लेकिन फैमिली के ज़राए से मुझे पता चला था कि वो उसकी तैयारी में है, किसी भी वक्त वो इलाज के लिए जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो सुहेल साहब, अदालती अहकामात भी थे, वारंट भी उनके जारी हुए, उन्होंने सरेंडर करने की उन्हें मोहलत भी दी गई, उस पर भी वो नहीं आए, वहाँ वारंट रिसीव भी नहीं किए। फिर अब इश्तिहारी अदालत की जानिब से करार दे दिया जाता है। मियाँ साहब के लिए कानूनी तौर पर आगे मुश्किलात बढ़ती हुई आप देख रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तानी सियासत में जो इन चीज़ों का मुकदमात का रोल एक हद तक है। ये ओवरऑल सियासत नहीं है। मतलब जिस दिन हालात बदलेंगे आप देखेंगे कि यही मुकदमात जो हैं इनका रुख बिल्कुल और हो जाएगा। पहले भी हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका था, हाई कोर्ट का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ चुका था, और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे फ़ैसले जो थे उनकी कंडोन कर दी, उनकी मुद्दत भी गुजर चुकी थी। तो इसलिए इससे पहले भी हम पुरानी तारीख में भी देखें तो ऐसा ही होता रहा है। तो इसलिए किसी फाइनलिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला आ गया है तो बस अब ये फ़ैसले पर ही अमल दरामद होगा, सियासी कोई और रंग नहीं आएगा। हम सियासी रंग बदलते हैं तो मुकदमात का रंग भी बदल जाता है, फ़ैसलों का रंग भी बदल जाता है, फिर जो पहले फ़ैसले होते हैं फिर उनकी नई इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए कोई भी हतमी बात कहना ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि आज के हालात में तो ये लग रहा है कि सब कुछ उनके ख़िलाफ़ जा रहा है, और जब उनके मामला ठीक होंगे तो आप देखेंगे सारी चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो सोहेल साहब, जो इनके पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें, इसमें किस हद तक हकीकत है? शेख साहब ये कहते हैं कि अब ये नून लीग में से शीन लीग दिसंबर तक अलग हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये बयानी की तकसीम कुछ दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बयानियाँ तो दो डिफरेंट हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ का बयानिया मुसालिहाना बयानिया है, मुफाहमाना बयानिया है, और नवाज़ शरीफ का जारहाना और मज़ाहमती बयानिया है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है? क्या दोनों का अलग होना जो है वो शहबाज शरीफ के इंटरेस्ट में है, या इकट्ठा रहना दोनों के इंटरेस्ट में है? मुझे ये लगता है कि उन दोनों का मफाद ही ये है कि वो दोनों इकट्ठे रहें, इसी में उनका फ़ायदा है। अगर फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ अलग हो जाते हैं तो उन्हें कुछ मिलना नहीं है। अब देखें, शहबाज शरीफ 2 साल से मुफाहमाना बयानियाँ जारी रखे हुए हैं। नतीजा क्या है कि उनके अब बेटा जेल में है, उनके अपने ऊपर नए नए मुकदमात बन रहे हैं, तो उन्हें क्या इस सारे मुफाहमाना बयानिए का फ़ायदा मिला? या तो इस मुफाहमाना बयानिए की वजह से उन्हें कोई फ़ायदा होता, अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो जानबूझ के गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और इसका फ़ायदा मजमूई तौर पर लेते हैं। ये नहीं कि एक फ़ायदा ले और दूसरा ना ले। वो देखेंगे कि जब कभी मामलात एक हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे उस वक़्त क्या चीज़ सूट करती है, उस चीज़ को अपना लेंगे। पहले भी यही करते हैं, अगर मफाहमत सूट करती हुई तो मफाहमत कर लेंगे। वैसे 2013 के इलेक्शन से पहले मफाहमत कर ली थी और इलेक्शन जीत कर आ गए थे, और जब लड़ाई करनी होती है तो मियां नवाज शरीफ आगे हो जाते हैं। तो ये उनका एक पैटर्न चला आ रहा है दोनों भाइयों का। तो सोहेल साहब, ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को शायद फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाता हो कि जो पार्टी का बयानिया है वो तो मियां नवाज शरीफ का ही बयानिया है, और ज़ाहिर है वो इतना एग्रेसिव है कि वो उससे फिर इदारों की टकराव की तरफ हो जाते हैं, इदारों से उनकी लड़ाई होती है, जिसका फ़ायदा फिर शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिल पाता, उल्टा नुकसान होता है, केसेस वो भी भुगता रहे हैं। नहीं, देखें, हर पार्टी के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है ना, उसके अंदर कई बयानिए होते हैं। मसलन पार्लिमानी पार्टी का बयानिया डेफिनेटली जो मुल्क की सियासी पार्टियां होती हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। पीपल्स पार्टी के अंदर कई बयानिए हैं। मसलन एतजाज़ हसन साहब कट्टर एंटी नून लीग हैं, जरदारी साहब मफाहमाना सियासत करते हैं, बिलावल साहब मिल के चलना चाहते हैं। अब ये मुख्तलिफ बयानिए हैं, इसी तरह नून के अंदर भी मुख्तलिफ बयानिए हैं। सवाल तो ये है कि कहाँ क्रैक है। क्रैक तो तब होगा जब अलग होंगे। अभी तक तो पिछले इतने सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि शीन और नून अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हर क्राइसिस से गुज़र जाते हैं। और या तो कोई इक़्तिदार मिलने वाला हो, कोई शहबाज शरीफ को कल वज़ीर आज़म बनना हो, फिर तो कोई तवक्को या कोई क्या सराई की जा सकती है। अभी ना कोई इलेक्शन है, ना कोई तहरीक है, अभी तो कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं। उसमें शहबाज शरीफ ने कुर्बानी ज़्यादा देनी है या नवाज़ शरीफ ने, ये फ़ैसला करना है। और सोहेल साहब, अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फिर ये कब तक चल सकेंगे इस APC में? चूँकि जो माजी की तलखियाँ हैं वो सबके सामने हैं। बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का वाक़या, अब तो उसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी अपने दौर में लेते रहे, लेकिन मियाँ साहब ने तो उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहराया, उनको ऐसा लग रहा है क्लीन चिट दे दी। तो ये दोनों मिलकर क्या अपने मकासद में ये पार्टियाँ कामयाब हो सकेंगी? कब तक साथ चल सकेंगी? क्या लग रहा है आपको? देखें, ये इतने सालों से इसी तरह प्ले करते हैं
कि जब इनके मफादात होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। मिसाक जमहूरियत इन्होंने किया, इन्होंने मिल के ARD बनाई, और फिर जब हुकूमतों में आए तो एक वक्त तक साथ चलते रहे। फिर जब नवाज़ शरीफ को गिराने का वक्त था, जरदारी साहब अलग हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इनके यहाँ भी वो मैच्योरिटी नहीं आई जो कि इन्हें तजर्बात से दोनों जमातों को सीखनी चाहिए। दोनों जमातों की ही कोताही की वजह से PTI जो है वो सामने आई है, और PTI फिर अब इनके ऊपर जुल्म ढा रही है। तो जब तक जमहूरी जमातें खुद अपने रवैये दुरुस्त नहीं करती, जिसमें PTI भी शामिल है, जिसमें नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उस वक़्त तक हम आइडियल जमहूरियत हासिल ही नहीं कर सकते। सही। तो अब ऐसा लगता है सुहेल साहब आपको कि ये दोनों जमातें अपने माजी से सीख चुकी हैं, जो गलतियाँ ये लोग माजी में करते आए हैं उससे अब इन्होंने सबक सीखा है, अब आगे जमहूरी इदारों को, जमहूरी कदरों को मजबूत करने की बातें ये लोग करते हैं, तो कामयाब हो सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि एक मजमूई तौर पर एक नई जमहूरी मूवमेंट की ज़रूरत है, और जिस तरह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने एक नया एजेंडा तरतीब दिया है, इस एजेंडे को ज़्यादा ठोस अंदाज में मिसाक जमहूरियत की तरह एक नया मिसाक बनाने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा जो पार्टियां हैं और उस जो भी एजेंडा बनाया जाए, जो भी मिसाक बनाया जाए, उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए फ़ौरन आते ही। तो ये वाहिद तरीका है कि जिससे हम एक अल्टीमेटली एक आइडियल जमहूरियत की तरफ जा सकते हैं। सुहेल साहब, अब अगर आने वाले दिनों में एक दो बड़े लीडर्स, अगर केसेस तो सभी पर चल रहे हैं, किसी पर कुछ साबित होता है, कोई गिरफ्तारियां 2-4 हो जाती हैं, ये लीडरशिप अगर इस सतह से गायब हो जाती है, तो फिर ये APC में जिस तहरीक की प्लानिंग हुई है, जो आगे का रोड मैप इन्होंने दिया, एक्शन प्लान दिया है, फिर ये तो सब गैर मौसर होकर रह जाएगा, अपोजिशन की पूरी कोशिश तो बेकार हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह की कोशिश की गई तो अपोजिशन का मकसद पूरा हो जाएगा, और क्योंकि जब आप गिरफ्तारियां करते हैं तो इसका एक रद्द अमल भी पैदा होता है। हो सकता है कि वो टॉप लीडरशिप तो गिरफ्तार हो जाए, लेकिन छोटी लीडरशिप जलसे करने में कामयाब हो जाएगी, फिर वाकई कोई तहरीक चलने का इम्कान पैदा हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को कोई रद्द अमल का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर जितना वो इसको बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, उतनी उनसे कामयाबी की तवक्को है। जितना वो रद्द अमल का इजहार करेंगे, उतना मुझे लगता है कि तहरीक कामयाब होती जाएगी। और सुहेल साहब, ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से अभी जो अलायंस इन्होंने तश्कील दिया है, इसमें ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि इस वक्त यंग पॉलिटिशियंस हैं, अब इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसको वो जो माजी के इत्तेहाद बना करते थे, उसके मुकाबले में ये मौसर, भरपूर, ताकतवर साबित होगा? इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा? देखिए, ये भी डिपेंड करता है इमरान खान पे। अगर तो इमरान खान इस PDM के ख़िलाफ़ कोई प्यूनिटिव कार्रवाई करते हैं, कोई ताज़ीरी कार्रवाई करते हैं, इसके लीडरों को पकड़ते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये इत्तेहाद कामयाब हो जाएगा। अगर इसको तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते हैं, इनकी जो जायज़ मुतालबात है मान लेते हैं, तो फिर PDM सिर्फ एक नाम रहेगा, फिर एक मुअस्सर इत्तेहाद नहीं बन सकेगा। और सुहेल साहब, फिर अब आखिर में ये भी बता दीजिए कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये इस अपोजिशन की जो 4 माह की तहरीक है, इसको सह सकेगी, सह जाएगी, अपने 5 साल पूरे करने वाली है? देखिए, ये 5 साल तो अभी बहुत दूर हैं, 3 साल मज़ीद रहते हैं, ये 6 महीने भी गुजर जाएंगे। तो मेरा ये ख़्याल है कि बहुत मुश्किल है 5 साल पूरे करने, लेकिन कर किए जा सकते हैं अगर हुकूमत तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ चले। लेकिन अगर हुकूमत ने वही कार्रवाई जारी रखी जो 2 साल का उनका चार्ट है उनका वर्किंग का, उससे तो नहीं लगता कि ये 3 साल मज़ीद पूरे करेंगे। लेकिन अगर बेहतर अपनी कारकर्दगी कर लें, गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो शायद हो सकता है कि फिर 5 साल पूरे करने की रवायत जो है वो बरकरार रह जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ मौजूद थे। और APC के हवाले से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, इस बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मामलात पर बात होगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और कल वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने खिताब किया था जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बात की थी, कश्मीर के मसले पर बात की थी, इस्लामोफोबिया से मुतालिक बात की थी। और इस बार भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो फैटफ के मसले पर बात करेंगे, चूँकि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। गो के तमाम बिल्स यहाँ से मंजूर हो चुके हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है। मसले कश्मीर पर एक बार फिर वो बात करेंगे। आज उन्होंने जब तख्फीफ गुर्बत फोरम से खिताब किया तो वहाँ पर उन्होंने पैनल डिस्कशन में दुनिया भर में गुर्बत को ख़त्म करने की बात की, ख़ास तौर पर इस खत्ते में कि अगर गुर्बत का खात्मा हो तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खत्ता मुआशी तौर पर बहुत तरक्की कर सकता है। ज़फ़र इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ सफ़ीर भी हैं। उनसे कल के खिताब से मुतालिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़फ़र साहब, अभी कल जो खिताब होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, ये कितना इंपॉर्टेंट है? गुज़िश्ता साल जब उन्होंने खिताब किया था कश्मीर में कर्फ्यू लगे 42 रोज़ हुए थे, आज एक साल 42 रोज़ हो गए। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, आज भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। इस एक साल में कोई ख़ास तब्दीली आपने महसूस की उनके खिताब के बाद? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है तो जिधर तक कश्मीर है वर्ल्ड कम्युनिटी माने दुनिया, यूएन ने कुछ नहीं किया है। और एक साल से मुसलमान मारे जा रहे हैं और मोदी की दहशतगर्द फैल रही है। मुसलमान पहले कश्मीर में मारे जा रहे थे, अब पूरे हिंदुस्तान में टारगेट किए जा रहे हैं और लिहाजा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हो गए हैं। बदतर करके मैं समझता हूँ कि बड़े डेंजरस एक स्टेज पे आ गए। दूसरी बात है, जिधर तक पाचक का बात है, पाचक के हमने तो बड़ी तरक्की की है, माने कि हमने बहुत सारे कानून और बहुत सारे एक्शन लिए हैं, लोगों को पकड़ा भी है, उनके नाम भी हमने प्रिंट किए और लिस्ट किया है और उनको उनके जायदाद भी जब्त किया है। तो बात असल ये तो हमने किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी ने क्या किया है। जैसे आज जब वो तकरीर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वो बता रहे थे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी हुए हैं और ज्यादातर ये गोरे दुनिया से चोरी, गोरों ने चोरी किया है और ना सिर्फ अपने आप के लोगों से मगर दूसरे थर्ड वर्ल्ड से। अब प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि उससे कुछ पैसे वापस आएगा, वो कोई पैसे वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर वापस आते तो कॉलोनियलिज्म क्यों होता? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीजें हुए मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूँ लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ मूवमेंट मगर नो प्रोग्रेस। सही, लेकिन तो ज़फ़र साहब, जो ये तमाम बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए, उससे पहले कौमी असम्बली से भी एक दो बिल्स मंजूर हुए थे, इन बिल्स की मंजूरी के बाद अब क्या पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, अपना केस कन्विंसिंगली फैटफ के सामने रख सकेगा? और फिर निकल आता है, अगर वाइट लिस्ट में चला जाता है तो क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं? देखिए, उन्होंने कहा था कि 27 स्टेप्स आप लोगों ने लेना चाहिए, 27 चेंजेस करना चाहिए। हमने 13 या 14 किया, उसके बाद अब ये एक्ट भी पास हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम कैंपेन ठीक से करें और हमारे दोस्त जो हैं तुर्की, मलेशिया, चीन और भी हैं, अगर ये वाकई हाथ पैर हिलाएं तो शायद हम निकल सके। मगर ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक तरफ है और इन दोनों जो हैं इनका ख्याल है कि हम पे प्रेशर रखना चाहिए। हिंदुस्तान तो खैर अभी ब्लैक लिस्ट पे लाना चाहता है, वो तो इंशाल्लाह होगा नहीं, मगर अमेरिका भी जो है अभी तक इट हैजंट मेड अप इट्स माइंड कि क्या हमें निकालें या प्रेशर अभी तक मेंटेन। सही, चलें ज़बरदस्त। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। हुमा बकाई साहिबा, कल जो खिताब होने जा रहा है, साल जब खिताब हुआ था मसला कश्मीर आज तक वहीं का वहीं खड़ा है, क्या उम्मीद है अब आपको? क्या कुछ तब्दील होगा? दुनिया को कन्विंस कर सकेंगे जो पाकिस्तान के मसले हैं, जो मसला कश्मीर है, इस पर? देखिए, मसला कश्मीर अपनी जगह वहाँ खड़ा है क्योंकि भारत की हठधर्मी भी है और उसको पुष्टपनाही उन ताकतों की हासिल है जिनके मफाद खित्ते में भारत के साथ जुड़ गए हैं या वो भारत को आला कार बनाना चाहते हैं अपने मफादात के हसूल के लिए, बिलखुसूस इस खित्ते में जिसमें सबसे बड़ा हदफ जो है वो चाइना की कंटेनमेंट है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप शायद ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह की ग्लोबल शेमिंग कश्मीर पर इंडिया की हुई है और जिस तरह से पार्लियामेंट भी मोबिलाइज हुए हैं, स्ट्रीट भी मोबिलाइज हुई है वेस्टर्न कैपिटल्स में और इंडिया के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हुई हैं और इंडिया जिस तरह फंस गया है कश्मीर में, वो तो बंद गली में फंस गया है जी। अरुंधति राय कहती है कि कश्मीरियों को इंडिया से आज़ादी नहीं चाहिए, इंडिया को कश्मीर से आज़ादी चाहिए। वो इस कद तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बात से मैं समझती हूँ
कि कश्मीर पे हटदर्मी है इंडिया की, क्योंकि उसको उस वक्त एक पुष्टपनाही हासिल है, और ये तो बिल्कुल सवालिया निशान है दुनिया के मल्टीलैटरलिज्म पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्शियंस पे, क्योंकि ये अब कोई रियल स्टेट इशू तो नहीं है ना जी, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये तो इंटरनेशनल लॉ का इशू है, ये तो इस बात की आकाश है कि मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया दुनिया में। तो ये तो एक बात है। दूसरा, मैं समझती हूँ कि देखिए, आपने इमरान खान साहब की स्पीच के बारे में बात की, मुझे नहीं याद कि इमरान खान की स्पीच की जिस तरह से पजीराई हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो पहले कभी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की, उन्होंने तमाम मुसलमानों की बात की, उन्होंने मुस्लिम सेंसिटिविटीज की भी बात की, ज़ाहिर कश्मीर की भी बात की। और मैं समझती हूँ कि अब के भी इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ेगी, और उसकी बिल्कुल एक वाज़ेह वजह है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ी है। वो जिस तौर से दुनिया में पहचाने जाते हैं, उस तौर से हमारे पिछले लीडरान नहीं पहचाने जाते थे। और इसमें मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि अच्छे लीडर नहीं थे। बहुत अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करती रही है यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त वो जो फैटफ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अब दरपेश है, जो 27-28 चेंजेस करने का फैटफ ने कहा था, जफर साहब कह रहे हैं कि 13-14 चेंजेस ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी आधा सफर बाकी है। इंडिया की कोशिश है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। अब क्या पाकिस्तान ग्रे में ही बरकरार रहेगा, व्हाइट लिस्ट में आने का इम्कान है, क्या लग रहा है? देखिए, एक बात तय है कि ये हमें ब्लैक में पुश नहीं कर सकते, और वाइट में ले जाना जो है वो सियासी फैसला है, क्योंकि जो टेक्टिकल या ऑपरेशनल डायमेंशंस हैं वो पाकिस्तान ने तकरीबन पूरी कर दी हैं, और आप तो को पता है कि किस तरह से पूरी की गई हैं, उस पर भी सियासत हो रही। मतलब रियासत के मफाद पर भी हमने इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सियासत देखी। बिल्कुल, सब कुछ सामने ही था। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। गुजारिश ये है कि वाइट में जाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ग्रे से नीचे हम नहीं जाएंगे। सही। जफर साहब, आपको भी ये लगता है कि ग्रे में ही रहेंगे या वाइट में आ सकते हैं? कोई इस तरह का इम्कान है? उस हद तक हमने वो टास्क रीच कर लिया है? देखिए, वाइट में तो वैसे हमने जितनी कोशिश की है, माने जैसे लॉज चेंज तो हमने कर दिए हैं, अब पता नहीं प्रैक्टिकली हमने कितना कोशिश किया है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप इधर कम हुआ है? क्या ये जो लोग कहते हैं कि सबसे आसान मुल्क है जिधर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, और आप देख रहे हैं किस लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में हुआ है, तो मेरे ख्याल में अभी तक लोगों को कुछ शक व शुबा है कि हालांकि चेंजेस इन द लॉ आ गए हैं, पता नहीं ये प्रैक्टिकली कुछ करेंगे इसे नहीं। तो शायद जफर साहब, इंटेंशन तो है प्राइम मिनिस्टर की, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए, अगर हम इसको रोक लें तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकता है, ये पैसा गरीबों की फलाह बहबूद पे लग सकता है। जब इंटेंशन है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? पूछे इनसे, होना चाहिए। इनको टांगे ना कुछ लोगों को इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए एक डेथ सेंटेंस रखें, जैसे चीन ने रखा था। 20 साल, अगर आपने 20 लाख चोरी की है तो उसका 10 साल आपको जेल मैंडेटरी है, और 20 लाख के ऊपर डेथ। ये तो कुछ करते नहीं है, ये पनिशमेंट तो कुछ रखते ही नहीं है, डिटेरेंस पनिशमेंट, और बस कहते रहते हैं हो जाएगा, हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ज्यादातर ये सब आप देख रहे हैं कि किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, किस लेवल तक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स खुद कर रहे हैं अपने फैमिलीज के नाम पे। क्या आप समझते हैं कि लोग मान जाएंगे एक तकरीर के बाद? नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करें, और नहीं किया आपने। अभी तक एस्टिमेट है कि 10 बिलियन जा रहा है पाकिस्तान से हर साल। तो हुमा बगाई साहब, जैसे अभी भी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच इम्पैक्ट तो बड़ा छोड़ती है, लेकिन बातें वो जो करते हैं वो बड़ी इम्पैक्टफुल होती हैं। चाइना वाला वो मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं, 70 करोड़ लोगों को जिस तरह चाइना ने गुर्बत से के नीचे से निकाला, लेकिन फिर उनके प्लान्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, अमली तौर पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक स्पीच से दूसरी स्पीच के दरमियान एक बड़ा खला दिखाई देता है। देखिए, चाइना वाला मॉडल, हम गुर्बत से लोगों को निकालने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो चाइना का सियासी मॉडल है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हिलाली साहब तो सख्त बात कह रहे हैं टांगने की, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर तो उस लेवल पर भी रोक की कोशिश की गई कि कवानीन में ही तब्दीली ना आए, कि कहीं इन कवानीन की तब्दीली से हमारे गिर्द शिकंजा ना तंग हो जाए। देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल इम्पेडिमेंट्स हैं और रोड ब्लॉक्स हैं जो इमरान खान साहब की राह में हायल हैं। इस वक्त ऐसा लगता है जो सब बहस है मुल्क में कि उनको शायद जो इम्पोर्टेंट लॉबीज हैं रियासत की बका के लिए,
उनकी भी सपोर्ट हासिल है इस हवाले से कि ये जो पाकिस्तान का इमेज बन गया है ना कि यहाँ सब चलता है, उस इमेज को हम ब्रेक करें, और जो हम हेवन बन गए मनी लॉन्ड्रिंग के, उस इमेज को भी हम ब्रेक करें, और उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह स्टेप्स लें। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जमहूरियत भी है, हमारे यहाँ जो स्टेटस को की पावर्स हैं, जिनके मफादात जुड़ गए हैं इन कामों से, उनकी को रेजिस्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश की पजीराई हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ स्पीच में रिपल होगा, रिपल इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा, लेकिन असल में तो जी वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर हम अपने मसाइल हम नहीं हल करेंगे तो कौन हमारी मदद कर सकता है आके? या हम जुड़ जाएंगे इस बात से कि हमारे महल बन जाएं, चाहे पाकिस्तान तबाह हो जाए। इस वक्त तो हम इस पैराडाइम से जुड़े हुए हैं ना कि दुबई में विला हो, लंदन में घर हो, समर हाउस हो, विंटर हाउस हो। जब आपके सियासतदान इस सोच से जुड़े हुए हैं तो फिर तो मसला है। Just finishing. सही, चलो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा पकाई साहबा। ज़फ़र इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, और ज़ाहिर है कि वो उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफा कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमत में 9 से 262% तक इजाफा कर दिया है। और इससे पहले भी दवाओं की कीमतों में इजाफे का इशू जब सामने आया था, उस पर फिर आमिर कियानी साहब को उनके ओहदे से हटाया भी गया था, बाद में उन्हें दूसरा ओहदा दे दिया गया। अब क्या सोच कर ये इजाफा किया गया है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये एक और बम गिरा दिया गया गरीबों पर, 9 से 262% तक इजाफा, और ये उन तमाम दवाओं पर किया गया है जो कि आम बुखार, नज़ला, खांसी, सर दर्द में इस्तेमाल होती हैं। गरीब कैसे खरीदेगा ये दवाएं? ये शुक्रिया कि इसको टॉपिक को मुझसे पूछा और इसको वजाहत इसकी करने का दिया। मैं समझता हूँ कि जो बात है उससे बिल्कुल बरक्स है। इसको समझने की जरूरत है। ऐसी दवाएं हैं तो पुराने हैं, साल हा साल से वो चल रही हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत सालों से या कोई इंक्रीज दिया ही नहीं गया था या बहुत थोड़े इंक्रीजेस थे। अब होता यह है कि अगर आप किसी दवा की कीमत ऐसी सेट करते हैं जिसकी इवेंचुअली इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटीरियल की वजह से, डॉलर प्राइस की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से वो इस सिचुएशन में आ जाए कि वो उस प्राइस पे बिकना बंद हो जाए, तो होता क्या है? मिसाल देता हूँ, एक दवाई अगर 10 रुपए की है जो उसकी ओरिजिनल कीमत 10 रुपए थी, और आज वो 15 रुपए से कम में अगर नहीं बिकेगी तो वो नापैद हो जाएगी, वो मार्केट से गायब हो जाती है। जब मार्केट से गायब होती है तो जो ज़रूरतमंद है, जिसको दवा की ज़रूरत है, वो क्या करता है बेचारा? वो इधर उधर टकरे मारता है। अब उसको दो ही मामलात हैं जो जिससे वो हल कर सकता है, या तो वो दवाई ना ले, या वो ब्लैक हुई हुई, स्मगल हुई हुई, गैर मेयारी दवाई लेता है कई गुना कीमत में। तो वो दवा जिसको आप 1.5 गुना कीमत नहीं दे रहे थे थोड़े से पैसों की, वो अब हज़ारों में ख़रीद रहा होता है। सो जो गरीब है, जो सारिफ है, जो मरीज़ है, उसको इससे रिलीफ मिलेगा। कैसे? कि वो दवा जिसकी 100 रुपये कीमत तयन हुई हुई थी, आप 150 नहीं देने को तैयार थे, वो 3000 की ले रहा था, उसको कम से कम 150 की मिल जाएगी। सो इसकी वजह क्या? इसकी रूट कॉज ये है कि ओवर द ईयर्स जब किसी वजह से आप दवा की कीमत नॉर्मल जो उसको इंक्रीज़ मिलनी चाहिए हालात के मुताबिक, इन्फ्लेशन के मुताबिक, बैरूनी सिचुएशन के मुताबिक, डॉलर के इंक्रीज़ के मुताबिक, अगर वो आप नहीं देंगे तो दवाई मार्केट से गायब हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये 100 रुपये वाली दवा अगर कोई 3000 में बेच रहा है तो हुकूमत का ये काम है कि उस शख्स को पकड़े जो 3000 में बेच रहा है, उस शख्स को पकड़े जो ब्लैक कर रहा है, ना कि उस कीमत को बढ़ा दिया जाए। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसको पकड़े हैं आप 3000 की, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल ही नापैद हो जाएगी। बात ये नहीं है कि वो दवा शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि वो मार्केट में कम है, इस वजह से वो 3000 की बिक रही है। इसको जरा गौर से सोचिए। मार्केट में नापैद है, आपको लोकल दवाई मिल ही नहीं रही, वो इंपोर्ट हुई भी मिल रही है। अगर आप उसका भी रास्ता रोकते हैं, और वो नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से बाहर कैफ नहीं आनी चाहिए, तो फिर आपको अल्टरनेट फराहम करना है। और अल्टरनेट बड़ा सिंपल है। ये यहाँ बगैर इंपोर्ट हुई यहीं की अपनी दवाई मिल क्यों नहीं रही, क्यों मार्केट तक नहीं पहुँच पा रही, क्या रुकावटें हैं?
सिंपल सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरर को एक दवा को मैन्युफैक्चर करने में 100 रुपए लग रहे हैं और आप कह रहे हैं 90 की बेचें, वो बेचेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर फैसल साहब, ज़ाहिर है जो मार्केट जो प्राइस होती है, जब वो अप्रूव होती है, उस अप्रूव प्राइस के साथ वो मार्केट में आती है दवा। सर यही बात है, बिल्कुल यही बात है। वो अप्रूव अगर आज से 10 साल पहले हुई थी तो वो प्राइस आज रेलेवेंट नहीं रही। तो यही बात बिल्कुल बजा आपने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है कि जो उसकी तयन शुदा प्राइस है उसके ऊपर ही बिकनी चाहिए। लेकिन अगर आपने तयन शुदा प्राइस को नॉर्मल इंक्रीजेस नहीं किए तो वो आज इररेलेवेंट हो जाएगी वो प्राइस। और इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, आपको मैं मिसाल देता हूँ। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका यूज एक स्टेज पे ज्यादा है, बड़ी मार्केट है, थिन मार्जिन के साथ भी इंटरनेशनल सप्लायर उसका रॉ मटेरियल को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को, दूसरी चीजों को बेच सकता है। वक्त के साथ उसी इंडिकेशन की इजाफी दवाइयां आ जाती हैं, इस दवाई का मार्केट शेयर थोड़ा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये उतनी इस गवर्नमेंट को आए 2 साल, 2.25 साल हो गए। इन 2.25 सालों में कितने लोग ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि इन दवाओं को ब्लैक कर रहे थे, कीमतें बढ़ा रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे? अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ इल्म है आपके? मुझे ऑफ हैंड नहीं पता, लेकिन ये आपको बता दूं कि ड्रग एक्ट के तहत जो इंडिविजुअल प्रोविंसेस हैं उनके पास ये इख्तियार हासिल है और वो इख्तियार को इस्तेमाल करते रहते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर हम एक सिंपल प्रोसेस को, जो एक इकोनॉमिक्स का प्रोसेस है, उसको अगर हम पुलिसिंग के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपका हल नहीं होगा, सब्सटेंटिव हल नहीं होगा। आप एक को पकड़ेंगे दूसरा उठ जाएगा। आपने रूट को सॉर्ट आउट करना, और रूट ये है कि जिस चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट हो गई है आज के दौर में, क्योंकि उसकी 5 साल या 10 साल पहले आपने उसकी कीमत सेट की थी। डॉक्टर साहब, जो मुस्तकिल इस्तेमाल होने वाली दवाएं जैसे इंसुलिन है, अप्रैल 2019 में इसकी कीमत 430 रुपए हुआ करती थी, आज ये कोई 1000 के करीब पहुंच गई है। अब जो रेगुलर दवाएं जो रोजाना की बुनियाद पे हर घर में इस्तेमाल होती हैं, फिर उनकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और कई गुना बढ़ रही हैं? मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइस जब सेट की, चलें इसको समझ लेते हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं कि बात क्लियर हो जाएगी। जब एक नया मॉलिक्यूल आता है जो पीछे नहीं इस्तेमाल हो रहा, बिल्कुल नई दवाई है, नई रिसर्च हुई है, वो आज इंट्रोड्यूस होती है, एक कंपनी आती है, वो कहती है जी हम इस दवा को रजिस्टर करना चाहते हैं बेचने के लिए। वो ड्रैप के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी पहले इसका हमें मेयार बताएं, इसका प्रूफ बताएं, इसका एविडेंस बताएं, FDA अप्रूव्ड है, फलाना है, ये मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसके तहत दवाई अप्रूव हो जाती है। अब उसकी प्राइसिंग का मामला आता है, उसकी प्राइसिंग का एक सर्टेन फार्मूला है जिसके तहत वो पहले इनिशियल प्राइस उसकी सेट हो जाती है। पहले होता यह था कि जब ये प्राइस सेट हो जाती थी तो जो सालाना इंक्रीजेस थे वो कई दफ़ा नहीं दिए जाते थे, बिकॉज बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस परेशानी से, इसी मीडिया के सवाल से घबराते हुए या पब्लिक बैकलैश से घबराते हुए वो उसको इंक्रीज वक्त पे नहीं देते थे। अच्छा, अब होता क्या है कि आहिस्ता 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 जो उनके मार्जिन है वो कम होते हैं, किसी एक पॉइंट पर वो दवाई जो है वो नॉन वायबल हो जाती है। इसीलिए 2018 में एक नया कानून तजवीज़ हुआ जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं उनको एक नॉर्मल तरीक़ेकार से ऊपर उनकी कीमत करने के लिए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ उनको लिंक किया गया। इससे ये फ़ायदा होगा कि वक्त के साथ दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी बतदरीज और इन्फ्लेशन के मुताबिक, ये CPI के मुताबिक बढ़ेंगी और जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इजाफे नहीं होंगे। ये जो आप मौजूदा फिनोमेनन देख रहे हैं ज़्यादातर का ताल्लुक पुरानी फिक्स्ड प्राइसेस के साथ है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, ये जहन में रखिए। जो मैं पहले बात समझा रहा था जो बीच में कट गई, वो ये है कि एक दवा का इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर अगर 10 थे, कंपटीशन था, वो चीज़ सस्ती मिल रही थी, मार्केट या कम हुई या चेंज हुई या किसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स कम हो गए, सिंगल मैन्युफैक्चरर रह गया, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइस जैकअप कर देते हैं। अब जब आपके इंपोर्टर ने खरीदना वहाँ से या उसी रॉ मटेरियल से बनाना है तो नेचुरली उसने तो वो कीमत अदा करनी है। तो ये जो इंक्रीजेज हैं इन 94 दवाओं के, जिसमें लाइफ सेविंग दवाइयाँ शामिल हैं, कैन यू इमेजिन, मैं आपको भी इसकी बताता हूँ, तो जब वो गायब हो जाती हैं, जब वो उनकी कीमत ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो नेचुरली वो नहीं बिकेगी। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम इसका मतलब जब आमिर कियानी साहब के दौर में जो कीमतें बढ़ी थी वो इस फार्मूले के तहत नहीं बढ़ी थी, उन्होंने क्या कोई और फार्मूला अपनाया था? बाद में उनको तो प्राइसेस बढ़ाने की वजह से ओहदे से भी हटा दिया गया। उस वक्त और इस वक्त कीमतें बढ़ने में क्या फ़र्क था फिर? मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता सकता हूँ कि इस वक्त जो हुआ वो बड़ा सिंपल है। 2018 का कानून है जो इनिशियल प्राइस फिक्सेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जो दवाइयों की तब्दीली है, और ये जो स्पेशल, ये जिसको ये हार्डशिप केस बोलते हैं ड्रैप वाले, ये सब का एक मुरवजा तरीका है और ये उसी के मुताबिक इंक्रीज हुई हैं। वो ड्रग प्राइसिंग बोर्ड होता है, वो उसको रिव्यू करता है, वो सारी जो उनका डेटा होता है उसके मुताबिक उनको ये प्राइस इंक्रीज अलाउ करता है। तो ये एक बड़ा बारीक सा डिटेल सा प्रोसेस है। ऑफिस संभालने के बाद आपने वो उस केस को रिव्यू किया होगा कि उस वक्त किन किन दवाओं की प्राइसेस बढ़ी, फिर वो वापस कितनी हुई, चूंकि बढ़ी तो बहुत ज़्यादा थी,
तो आपके इल्म में नहीं आया कि उस वक्त किस कानून के तहत ये बढ़ाई गई थी, इस कानून का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था? देखिए, कानून का इस्तेमाल यही हुआ होगा क्योंकि उस वक्त भी यही कानून राज था। लेकिन एक दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं जो इस दफा हमने बड़ी नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो प्राइसेस का इंक्रीज है उसमें क्या एक चीज़ है जिसकी ज़रिए ज़्यादा बर्डन आ जाता है, वो समझ लें। अगर एक दवाई है जिसको एक सिस्टम के तहत, मिसाल के तौर पे CPI के तहत अगर आपने इंक्रीज़ दिया और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आपने उसको ये हार्डशिप केस वाला भी इंक्रीज़ दे दिया, वो चीज़ कंपाउंड हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए और वो इस दफ़ा नहीं होगी। आप समझे बात कि आपको दवाई को प्राइस इंक्रीज या मिलेगी नॉर्मल, वो जो CPI के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान तो सेहत की सहूलियात गरीबों को मुफ्त देने की बातें किया करते थे, सस्ती दवाओं की बातें किया करते थे, फिर वो जो उनके दावे थे वो इस फैसले के बाद तो फिर बहुत तजाद नजर आ रहा है दोनों में। बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको समझाया, जो दवाई कंज्यूमर को 3000 रुपए मजबूरन मिल रही थी बिकॉज आपने उसकी प्राइस आर्टिफिशियली या अनफेयरली या अनरीजनेबली नीचे रखी हुई थी, आपने उसको करेक्ट कर दिया। आप कंज्यूमर से पूछिए, कंज्यूमर जिसको जो 100 रुपए की दवाई 150 में 125 में लेने को तैयार है, वो 3000 रुपए मजबूर था। क्यों? कि हुकूमतें हिम्मत नहीं कर रही थी ये चीज करने की, जो करेक्ट स्टेप है, जो प्रो पीपल स्टेप है। ठीक है, चलें। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने बैन कर लिया है, दवाओं की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया है। अभी अल्फाज का गोरख धंधा है, गरीब को अब दवाई महंगी मिलेगी, फार्मूला कोई भी हो, लेकिन गरीब को ये सेहत की सहूलत जो दावों के मुताबिक तो फ्री मिलनी चाहिए, बहुत कम कीमत पर मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मत ये कि ऐसा हो नहीं रहा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।